तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपनी दैट हाउ इट बिकेम द दीवान। उन लोगों को 1765 में दे गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे कंडीशंस जो बंगाल की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे खराब हो रही थी। इट वाज इन अ डीप क्राइसिस। आर्टिजन्स जो है वो कंट्री साइड जा रहे थे, दे वर लिविंग देयर विलेजेस एंड ऑल्सो द पेजेंट्स दे वर नॉट एबल टू पे द ड्यूज। तो इसी के बाद कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव इन द एग्रीकल्चर सिस्टम। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 सेटलमेंट्स जो थे वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। द फर्स्ट वन वाज द परमानेंट सेटलमेंट हियर। ओके, हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात किया। सो इट वाज द सेटलमेंट इन विच द टर्म्स वाज सेट बिटवीन द ब्रिटिश, द कंपनी एंड द जमींदार्स। और ये जमींदार्स कौन थे? जो राजास और तालुकदार्स थे। एंड दे हैड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स एंड गिव इट टू द कंपनी, राइट। और ये जो रेवेन्यू था वो परमानेंटली फिक्स किया गया था, मतलब ना उसे इंक्रीज किया जा सकता था ना डिक्रीज किया जा सकता था, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखते हैं व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट और उसके बाद आगे और डिस्कशन करेंगे। सो द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स। नाउ आप लोग तो अब समझ चुके हो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, बिटवीन द जमींदार्स एंड द कंपनी। और ये जमींदार्स थे राजास और तालुकदार्स, और पेजेंट से इनको कलेक्ट करना था रेवेन्यू एंड दे हैड टू सबमिट इट टू द और गिव इट टू द company. Okay, the company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. तो बच्चों ये इंश्योर करने के लिए किया गया था ये परमानेंट सेटलमेंट की जो रेवेन्यूज है उससे जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जो जमींदार जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दे वुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। बट इसका बिल्कुल उल्टा होने लगा। कंपनी ऑफिशियल्स ने देखा कि जमींदार जो है दे वर नॉट एक्टिंग मच इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द लैंड देयर। ओके, ऑल्सो जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू दैट वाज वेरी हाई। तो बच्चों रेवेन्यू भी जो ये लोग कलेक्ट जो फिक्स किया गया था दैट वाज परमानेंटली फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, वो काफी ज्यादा था। तो जमींदार्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो गया था कि ये सारे रेवेन्यूज उनको पे करना था। उनके लिए भी जमींदार्स के लिए भी इट वाज नॉट मच मोर प्रॉफिटेबल। ऑल्सो एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। तो कोई भी जमींदार अगर वो रेवेन्यूज टाइम पे नहीं दे पा रहे थे कंपनी को, सो दे हैड टू लूज देयर जमींदारी। मतलब कि उनका जो लैंड था जो उनके अंडर कंट्रोल पे था वो सारा लैंड वो जो कंपनी है वो उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी या फिर वो अपने पास रख लेगी। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो परमानेंट सेटलमेंट धीरे धीरे शुरू होने लगे। ऑल्सो लेट अस टॉक अबाउट द चेंजिंग सिचुएशंस। नाउ बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज्ड। अब फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th century यानी आफ्टर 1800 की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। तो पहले आप लोगों ने देखा था कि 1770s में बहुत बड़ा फैमिन आया था इन द बंगाल रीजन, राइट। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग 19th century की बात कर रहे हैं, जब 1800 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, सो मार्केट में सारे प्राइसेस हर एक चीजें के प्रोडक्ट्स के बढ़ने लगे थे। ऑल्सो द कल्टीवेशन जो था वो भी एक्सपैंड कर रहा था धीरे धीरे। Now it was beneficial for the zamindars but not for the company. अब देखो बच्चों, इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट के अंडर रेवेन्यू को तो फिक्स कर लिया था, चाहे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, रेवेन्यूज बहुत कलेक्ट हो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, लेकिन एक फिक्स रेवेन्यू था जो कि कंपनी को मिल रही थी। तो अगर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जमींदार को तो अच्छे खासे रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। बट कंपनी को उन्हें एक फिक्स रेवेन्यू देना था, सो दैट इज वाई कंपनी के लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, बल्कि ये जो हमारे जमींदार थे उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो रहा था। नाउ द जमींदार्स आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो बच्चों इसके बाद धीरे धीरे जमींदार्स में देखा कि रेवेन्यूज फिर धीरे धीरे उनको लगा कि जो भी रेवेन्यूज है बढ़ भी रहे और दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, द कंडीशंस ऑफ द लैंड दैट वाज अंडर देयर कंट्रोल। ओके, नाउ दिस वाज द चेंजिंग सिनेरियो दैट वाज टेकिंग प्लेस आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बंगाल प्रोविंस। ओके, also what was the problem for the peasants? So in the villages the cultivator found the system extremely oppressive. तो peasants के लिए तो सबसे ज्यादा problematic था। ये जो permanent settlement था ये उनके लिए बहुत ज्यादा oppressive था, right? वो उनके conditions को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. तो बच्चों लैंड जो था पर्टिकुलर लैंड वो जमींदार के अंडर होता था और उसी लैंड पे जो पेजेंट्स थे उनको कल्टीवेशन करना होता था और उनको रेंट भी पे करना होता था जमींदार को, राइट। तो जमींदार को जो भी रेंट पे कर रहे थे ये पेजेंट्स बहुत ज्यादा था
ऑल्सो उनका जो राइट था लैंड पे वो बहुत इनसिक्योर, इट वॉज नॉट वेरी सिक्योर फॉर देम, क्योंकि वो उनका लैंड नहीं हुआ करता था, उनका जो राइट्स था इनके लैंड पे वो पर्टिकुलरली पेजेंट्स का नहीं हुआ करता था। जब भी मन करता था जमींदार वो पेजेंट से वो लैंड छीन सकते थे। ओके, ऑल्सो when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. तो पेजेंट्स जितने भी थे, अगर मान लो वो लोग रेंट नहीं दे पा रहे उस लैंड का जमींदार को, तो उनको उस लैंड से निकाल दिया जाता था जिस लैंड पे वो काफी जनरेशन से काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली पेजेंट्स के लिए बहुत सिक्योर जॉब नहीं था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था पेजेंट्स के लिए भी एंड जमींदार के लिए भी। ओके, तो बच्चों ये सारी चीजें होने के बाद जब देखा गया कि परमानेंट सेटलमेंट वाज नॉट दैट गुड फॉर द होल सोसाइटी, जो इन लोगों ने सोचा था कि एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाएंगे, कोई एक अच्छा असेसमेंट करने का, लैंड असेसमेंट करने का कोई प्रोसीजर नहीं था, एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था, बहुत ज्यादा कंपनी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ना जमींदार को ना पेजेंट्स को। तो इसी के बाद एक दूसरा सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड द महलवाड़ी सिस्टम इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस महलवाड़ी सिस्टम। So Mahilwari system was introduced by Holt Mackenzie in 1822. Again, remember the name and remember the date here. कि हम लोगों ने देखा परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था और होल्ट मैकेंजी जो है he introduced this Mahilwari system in 1822. Now where was it introduced? It was introduced in the northwestern province of the Bengal presidency. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसीज है हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ under the British Empire में। तो first one was Bengal, second one was Bombay and the third one was Madras। तो यहाँ पे आप इस मैप में देखो कि कैलकाटा का ये जो आपका रीजन है बच्चों, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ, दिस रीजन यहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ये जो सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होल्ट मैकेंजी इन 1822। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट महलवाड़ी सिस्टम, दैट व्हाट वाज दिस सिस्टम। सो अंडर हिज डायरेक्शंस, कहने का मतलब हमारे जो कंपनी, जो होल्ट मैकेंजी या फिर जो भी वहां पे कंपनी के ऑफिशियल्स थे, सो अंडर हिज डायरेक्शंस द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट था हमारा, उसमें सिर्फ जमींदार और कंपनी के बीच ये सेटलमेंट हुआ करता था, राइट, और पेजेंट से ये लोग रेंट लिया करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने देखा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो हर एक विलेजेस, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी का, हर एक विलेजेस में कलेक्टर्स जाते थे, दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वहां के लैंड को इन्होंने इंस्पेक्ट किया, देखा क्या कंडीशन है लैंड का, और जो भी फील्ड्स थे, एग्रीकल्चर फील्ड्स थे, उनको मेजर किया, और उसके बाद वहां के कस्टम्स और राइट्स, जो भी उस पर्टिकुलर विलेज में लोगों के कस्टम्स और रिचुअल्स राइट्स हुआ करते थे, उनको इन लोगों ने रिकॉर्ड किया, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि प्रॉपर असेसमेंट होना शुरू हुआ है, लैंड को इन्होंने असेस करना शुरू किया, डेटा इन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे इन्होंने ये सिस्टम को और बेटर बनाने की कोशिश की, राइट। नाउ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज और महल हैड टू पे। अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये जो टर्म आप महलवाड़ी देख रहे हो, तो ये जो वर्ड है महल, इसका मतलब क्या होता है, विलेज। तो ये सेटलमेंट, जो ये सिस्टम था बच्चों, दैट वाज बिटवीन द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द विलेज इटसेल्फ। ओके, पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सेटलमेंट था हमारा परमानेंट सेटलमेंट, दैट वाज बिटवीन द जमींदार्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स, राइट। लेकिन यहाँ पे विलेज और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच है। तो जो भी रेवेन्यू ईच, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बनाया गया था हर एक प्लॉट का, तो उस सबको कैलकुलेट किया गया, और वही रेवेन्यू जो है वो हर एक विलेज से कलेक्ट किया जाता था। ईच विलेज had to pay that revenue that was calculated, that estimated revenue. Okay, यहाँ पे villages पे कर रहे हैं, ना कि कोई जमींदार पे कर रहा है। Okay, now this demand was to be revised periodically, not permanently fixed. Again different from the permanent settlement, कि वहां पे जो है बिल्कुल परमानेंटली रेवेन्यू को फिक्स किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यूज डिमांड थे इसको रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली, राइट। हर एक टाइम, थोड़े टाइम के बाद, टाइम टू टाइम द रेवेन्यू डिमांड्स और द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड। ओके, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन, नॉट जमींदार्स। तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम में जो था, विलेज से कलेक्ट किया जा रहा था रेवेन्यू, एंड the charge of collecting that revenue was given to the village headman and not the zamindars. Again one important point to know, and also to understand the difference between the permanent settlement and the महलवाड़ी system. Okay, तो ये basically आपका
महलवाड़ी सिस्टम था, दैट वाज द सेटलमेंट बिटवीन द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द होल विलेज, और यहाँ पे रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो पूरे विलेज से कलेक्ट किया जाता था आफ्टर द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द लैंड और ईच प्लॉट ऑफ दैट विलेज। ओके, और विलेज हेडमैन यहाँ पे रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, ना कि जमींदार। अब जो हमारा तीसरा सेटलमेंट है बच्चों, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये हम देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी दोनों सेटलमेंट से। नाउ रैयतवाड़ी सेटलमेंट was introduced by Thomas Munro and extended all over in South India. तो बच्चों ये जो हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, it was introduced by Thomas Munro. Again, name is important here. And ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? साउथ इंडिया में। जैसे हम लोग अभी दो सेटलमेंट्स की बात की, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आप लोगों ने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री वहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन ये रैयतवाड़ी डिफरेंट था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द साउथ इंडिया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। दिस इज द पिक्चर ऑफ थॉमस मुनरो हियर। लेकिन उसके पहले रैयतवाड़ी जो थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टिपू सुल्तान। आप लोगों ने टिपू सुल्तान के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा, he was the leader in Mysore, right? तो हम लोगों ने एंग्लो माइसोर वॉर में देखा था, he played a very important role, he was a very ferocious ruler, okay? बहुत ही ब्रेव रूलर थे हमारे इंडिया में, ओके? तो क्या हुआ था बच्चों कि जब थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट लाया, उसके पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे, उन्होंने कुछ एरियाज में ये सारे लैंड्स जो कंपनी ने लिया था आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान, उस एरिया में इन्होंने एक ऑन अ स्मॉल स्केल ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। तो बच्चों थॉमस मुनरो ने देखा कि साउथ इंडिया में कोई जमींदारी सिस्टम का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे कल्टीवेटर्स थे जो एक लैंड ओन करते थे और वो अपने वहां पे कल्टीवेशन करते थे अपनी लैंड में। तो यहाँ जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ना, इट वाज डायरेक्टली मेड विद द कल्टीवेटर्स, नॉट विद द जमींदार्स, नॉट विद द विलेज, जैसे हम लोगों ने बाकी दो सेटलमेंट्स में देखा। नाउ अगेन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू सेटलमेंट्स, राइट? तो यहाँ पे जो सेटलमेंट था, इट वाज मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, जिनको हम रायत्स बोलते हैं, रैयत्स बोलते हैं, and that is why the name here is Rayatwari settlement. Okay, their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो जो भी रैयत, जो भी कल्टीवेटर्स थे, उनके लैंड को काफी अच्छे से असेस किया जाता था और काफी अच्छे से सर्वे किया जाता था। जो भी ऑफिशियल्स थे वो पूरे लैंड का सर्वे करते थे एंड आफ्टर दैट द रेवेन्यू वाज डिसाइडेड, और वही रेवेन्यूज जो है उनको पे करना होता था। तो ये आप देखो, ये मद्रास रीजन, ये पूरा जो आपका साउथ इंडिया का रीजन है बच्चों, ये मद्रास में स्पेसिफिकली ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो में। तो बच्चों क्या हुआ था कि ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। तो रेवेन्यू डिमांड बहुत ही ज्यादा फिक्स कर दिया गया था। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. तो पेजेंट्स जो थे वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यूज, जो इतना हाई डिमांड हो गया था रेवेन्यू का। ऑल्सो जो रैयत्स थे वो लोग कंट्री साइड वो लोग भागने लगे, और जो विलेजेस थे दे बिकेम डिजर्टेड इन मेनी रीजन्स। तो जितना भी था, आप तीनों सेटलमेंट देखो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत अच्छे से कलेक्शन नहीं हो रहा था। रेवेन्यूज जो थे बहुत ही ज्यादा डिमांड किए जा रहे थे बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। तो इसका जो ब्रंट था ये दैट वाज ऑन द पेजेंट्स ऑल्सो, ऑन द रैयत्स, द कल्टीवेटर्स एंड द विलेजेस। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, वी टॉक्ड अबाउट द रैयतवाड़ी सेटलमेंट and then we talked about the Mehelwadi settlement. Okay, in our next class we are going to start our new subtopic, that is crops for Europe. That's all for today. Thank you very much and have a nice day.